फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज महात्मा गांधी का पुनर्पाठ का 9वां एपिसोड है और फेसबुक की सेकंड पाबंदी के बाद फिर हम फेसबुक लाइव में लौट आए और आज हमने बातचीत का विषय रखा है हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी। बड़ी मतलब जब हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं तो आजकल लोग थोड़ा सा भड़के ज्यादा हैं, प्यार से कम बातें करते हैं। लोगों के जेहन में एक तरफ तो मुसलमानों के खिलाफ जहर भर दिया गया है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विद्वेष पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी को भी अपनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि महात्मा गांधी को जो लोग माला पहना रहे हैं वही लोग मुसलमानों के खिलाफ में सबसे अधिक बोल भी रहे हैं। ये इस तरह के जिसे कहें कि अलग अलग मुखौटे एक ही राजनीतिक दल के, ये सिर्फ भारत में मिलेंगे, आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। अमेरिका में जो राजनीतिक दल मुसलमानों का विरोध करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ में हिंसा करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ में हेट कैंपेन करते हैं, वे मुसलमानों की उनके पास एक कंसिस्टेंट पोजीशन है, पॉलिटिकल पोजीशन है। लेकिन हमारे यहां तो एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो राजनीतिक दल या संगठन मुसलमानों के खिलाफ में हेट कैंपेन करता है, वो वोट के लिए मुसलमानों के बारे में तरह तरह की लुभावनी हरकतें करता है। महात्मा गांधी इस मामले में बहुत ही यूनिक हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और जैसा कि हमने पैटर्न रखा है इस पूरी श्रृंखला का, हम महात्मा गांधी ने जो लिखा है हम उसी पर केंद्रित हैं अब, और हम जानबूझ के वही विषय चुन रहे हैं जो भारत के लिए आज सबसे अधिक प्रासंगिक हैं और सबसे बड़ी चुनौती है। मैंने जो भी महात्मा गांधी का पूरा समग्र अवेलेबल जो मैंने पढ़ा है, उससे मैं एक चीज आपसे कह सकता हूं विनम्रता के साथ में कि भारत की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण समस्या के तौर पर महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम टकराव या विद्वेष को देखा, और यही वजह थी कि महात्मा गांधी ने इसे अपना प्रधान एजेंडा बनाया। महात्मा गांधी के भारत में जो प्रधान राजनीतिक लक्ष्य थे स्वाधीनता के बाद और स्वाधीनता को हासिल करने के लिए, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था। दिलचस्प बात यह है कि बातचीत हम शुरू करते हैं महात्मा गांधी के जरिए ही, वो बड़ी मजेदार है। वो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में 21 अगस्त 1924 को एक लेख लिखा, बोल्शेविज्म या आत्मसंयम, इस शीर्षक से। अब जब मैंने ये लेख शीर्षक देखा तो मुझे लगा कि शायद महात्मा गांधी बोल्शेविज्म के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, कम्युनिस्टों के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन मामला कुछ और निकला। और वो मामला महात्मा गांधी ने नहीं बनाया था, महात्मा गांधी को बना के दिया गया था। महात्मा गांधी के जो दोस्त थे, विदेशों में रहते थे, खासतौर पर अमेरिकी दोस्त थे, उन लोगों को इस बात से बड़ी आपत्ति थी कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रश्न पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को अपना एक राजनीतिक एजेंडा क्यों बना रहे हैं। यंग इंडिया के इस शीर्षक से लिखे लेख में महात्मा गांधी ने इस प्रश्न को जिस तरह से उठाया वो बहुत ही मजेदार है। ये एक वास्तविकता है कि हिंदुस्तान में आज भी कम्युनिस्ट, चाहे वो संख्या में कैसे भी हों, वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एकदम कमिटेड हैं। वो फ्रीडम मूवमेंट में भी कमिटेड थे, फ्रीडम मूवमेंट के बाद भी कमिटेड रहे हैं,
और वे सारी दुनिया में मुसलमानों के प्रति उनका एक सद्भावपूर्ण रवैया रहा है। अब यंग इंडिया में जो अमेरिकी दोस्तों ने महात्मा गांधी के लिए चिट्ठी लिखी, महात्मा गांधी ने पहले उस चिट्ठी का जिक्र किया है, मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने लिखा है, दो अमेरिकी मित्रों ने मुझे बड़े भावावेश में एक पत्र लिखा है। वे कहते हैं कि मैं धर्म के नाम पर शायद भारत में बोल्शेविज्म का प्रचार कर रहा हूं, जो न तो ईश्वर को मानता है, न नैतिकता को, स्पष्टतः नास्तिक है। वे कहते हैं कि मुसलमानों की और आपकी मैत्री एक नापाक मैत्री है और दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि वे कहते हैं आज मुसलमान बोल्शेविक रूस की सहायता से पूर्वी देशों में अपना प्रभुत्व जमाने की फिक्र में है। मेरे ऊपर यह आरोप इससे पहले भी लगाया गया है, पर अब तक मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पर अब तो जिम्मेवार विदेशी मित्रों ने शुद्ध भाव से यह इल्जाम लगाया है, इसलिए मेरी समझ में इस पर विचार करने का समय अब आ पहुंचा है। विदेशी दोस्तों ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी बोल्शेविज्म के रास्ते पर जा रहे हैं। और बोल्शेविज्म के रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वे हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। अब इसका उत्तर जो महात्मा गांधी ने दिया वो बहुत ही मजेदार है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। महात्मा गांधी लिखते हैं, सबसे पहले तो मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुझे पता नहीं बोल्शेविज्म के मानी क्या है। मैं इतना ही जानता हूं कि इस मामले में दो परस्पर विरोधी दल हैं। एक तो उसका बड़ा भद्दा और काला चित्र खींचा करता है और दूसरा उसे संसार के तमाम दलित, पतित और पीड़ित जातियों को उद्धार का आंदोलन बताता है। अब मैं नहीं कह सकता किसकी बात पर विश्वास करना चाहिए। कोटेशन बंद। महात्मा गांधी की बोल्शेविज्म के बारे में यह एक स्पष्ट आत्मस्वीकृति बहुत कुछ साफ करती है। मैं अलग से एक एपिसोड पूरा महात्मा गांधी का मार्क्सवाद के बारे में क्या विचार थे इस पर करूंगा मैं, लेकिन जो अमेरिकी दोस्तों ने जो आरोप लगाया उसका उत्तर देते हुए जो महात्मा गांधी ने बात कही है वो ये कि मैं बोल्शेविज्म क्या है मैं नहीं जानता। फिर भी महात्मा गांधी पर यह आरोप लगाया गया। और किस बात पर वो बोल्शेविज्म के लिए पक्षधर घोषित किए गए? हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए जो महात्मा गांधी प्रयत्न कर रहे थे उसके लिए उनको बोल्शेविज्म की राजनीति का पक्षधर घोषित किया गया और वह उनके अमेरिकी दोस्तों ने किया। अब असल समस्या जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता है, बोल्शेविज्म नहीं है। बोल्शेविज्म पर महात्मा गांधी के जो विचार हैं उस पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं अलग से बात करूंगा। मैं सारे लोग इस बात पर, आज भी एक बहुत बड़ा समूह है हिंदुस्तान में जो कि हिंदू मुस्लिम एकता को देश के लिए सबसे खतरा मानता है, बुरा मानता है। जब भी लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं तो वे उसके खिलाफ में तरह तरह से विष वमन शुरू कर देते हैं। महात्मा गांधी ने स्पष्ट तौर पर लिखा कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में मित्रता के पक्षधर हैं। और जो लोग ये कहते थे कि ये सारी दुनिया के लिए एक संकट बन सकता है, हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं कि जो भारत के लिए संकट मानते हैं इसे, ये आज का नया विचार नहीं है जिसे आरएसएस के लोग रोज प्रोपेगेट करते रहते हैं। पुराना विचार है, महात्मा गांधी के जमाने में भी था। महात्मा गांधी कहते हैं यदि ऐसी मैत्री यानी हिंदू मुस्लिम मैत्री
यदि ऐसी मैत्री संसार के लिए संकट रूप हो तो समझना चाहिए कि दुनिया में कोई ईश्वर है ही नहीं, अथवा यदि है तो वो कहीं गहरी नींद सो रहा है। महात्मा गांधी का एक खास तरह का स्टाइल था जिसमें वो एक खास तरह की भाषा में वो उत्तर देते थे। उसमें उन्होंने लिखा, भारत के हिंदू और मुसलमान यहीं जन्मे और यहीं पले हैं। वे एक दूसरे के सुख दुख आशा निराशा के साथी हैं। ऐसी हालात में इससे बढ़कर स्वाभाविक बात क्या हो सकती है कि दोनों स्थायी तौर पर परस्पर मित्र और भाई एक ही माता के पुत्र बनकर रहें। ताज्जुब तो इस बात पर होना चाहिए कि दोनों में झगड़े क्यों होते हैं, इस पर बात नहीं कि दोनों में एकता कैसे हो रही है। दोनों का यह सम्मिलन संसार के लिए एक संकट क्यों माना जाना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा संकट तो आज वह साम्राज्यवाद है जो दिन पर दिन अपने पैर फैलाता जाता है, दुनिया को लूटता जाता है, जिसे अपनी जवाबदारी का भान नहीं है और जो भारत को गुलाम बनाकर उसके द्वारा दुनिया की तमाम निर्बल जातियों के स्वतंत्र अस्तित्व और विकास के लिए खतरा उपस्थित कर रहा है। यह साम्राज्यवाद ही ईश्वर को धता बता रहा है। वह ईश्वर के नाम पर उसके आदेश के खिलाफ करतूतें करता है। वह अपनी अमानुषिकताओं, डायरशाही और ओ डायरशाही को मानवता, न्याय और नेकी के आवरण में छिपा लेता है। और उसमें अत्यंत दुख की बात यह है कि अधिकांश अंग्रेज नहीं जानते कि इसमें उनके ही नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ जो लोग थे वो साम्राज्यवाद का प्रतिनिधित्व करते थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद चाहता था कि हिंदू मुस्लिम एकता न हो। आज भी जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता का विरोध करते हैं वे लोग हैं जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम करते हैं, अमेरिकी इंपीरियलिज्म के लिए काम करते हैं, खुलकर काम करते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए खुलकर काम करते हैं। गांधी जी ने कहा आगे, मैं चाहता हूं कि हिंदुओं और मुसलमानों की यह मित्रता एक स्थायी सत्य बन जाए और उसका आधार दोनों के प्रबुद्ध हितों की परस्पर स्वीकृति हो। तब जाकर वह घृणित साम्राज्यवाद के लोहे को मानव धर्म के सोने में बदल सकेगी। हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम मित्रता भारत और सारे संसार के लिए एक मंगलमय वरदान बने, क्योंकि उसकी कल्पना के मूल में सबके लिए शांति और सद्भाव की भावना है। उसने भारत में सत्य और अहिंसा को अनिवार्य रूप से स्वराज्य प्राप्त करने का साधन स्वीकार किया है। वो लोग जो कहते हैं ना कि मुसलमान हिंसा के पक्षधर हैं, गलत कहते हैं। गांधी इसका प्रतिवाद करते हैं। गांधी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता अहिंसा के आधार पर टिकी हुई है और सत्य के आधार पर टिकी हुई है और वह स्वराज्य प्राप्ति का सबसे बड़ा अस्त्र है। उन दिनों एक घटना घटी थी गुलबर्गा में, कश्मीर में, और बहुत ही मतलब चिंता की चीज थी वो। यंग इंडिया में 28 अगस्त को ही 1924 को गांधी जी ने एक लेख गुलबर्गा का पागलपन के नाम से लिखा और यह लेख बहुत महत्वपूर्ण लेख है इस दृष्टि से कि अभी भी वे पागल हमारे बीच में हैं। हम सब लोग जानते हैं। और गांधी जी के दृष्टिकोण को समझने के लिए यह लेख बहुत महत्वपूर्ण है। वहां हुआ यह कि गुलबर्गा में किसी ग्रुप ने, मुसलमानों के ग्रुप ने मंदिर पर हमला किया, मूर्ति तोड़ दी और भी कुछ हुआ। गांधी जी ने उसका उत्तर दिया है और वो उत्तर बहुत शानदार है। वो आज भी रिलेवेंट है हम सब के लिए। वो लोग जो गांधी के सपनों को साकार करना चाहते हैं उनके लिए भी रिलेवेंट है और वे लोग जो गांधी को नहीं जानते और तमाम किस्म के हेट कैंपेन के शिकार हैं उनके लिए भी ये रिलेवेंट है।
उस लेख का शीर्षक था गुलबर्गा का पागलपन। गांधी जी लिखते हैं इसमें, मैं मूर्ति पूजक भी हूं और मूर्ति भंजक भी, पर उस अर्थ में जिसे मैं इन शब्दों का सही अर्थ मानता हूं। मूर्ति पूजा के पीछे जो भाव है मैं उसका आदर करता हूं। मनुष्य जाति के उत्थान में उससे बहुत सहायता मिलती है और मैं चाहूंगा कि अपने प्राण देकर भी उन हजारों पवित्र देवालयों की रक्षा करने का सामर्थ्य मुझ में हो जो हमारी इस जननी जन्मभूमि को पुनीत कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ मेरी जो मित्रता है उसके अंदर यह बात पहले से ही ग्रहीत है कि वे मेरी मूर्तियों और मेरे मंदिरों के प्रति पूरी सहिष्णुता बरतेंगे। मैं मूर्ति भंजक इस मानी में हूं कि मैं उस धर्मांधता के रूप में छिपी सूक्ष्म मूर्ति पूजा को खंडित करता हूं जो अपनी ईश्वर पूजा की विधि के अलावा दूसरे लोगों की पूजा विधि में किसी गुण और अच्छाई को देखने से इनकार करती है। इस किस्म की सूक्ष्म मूर्ति पूजा बुत परस्ती ज्यादा घातक है क्योंकि यह उस स्थूल और प्रत्यक्ष पूजा से, जिसमें एक पत्थर के टुकड़े या सोने की मूर्ति में ईश्वर की कल्पना कर ली जाती है, अधिक सूक्ष्म और प्रच्छन्न है। गांधी किस चीज की आलोचना करते हैं? गांधी मूर्ति पूजा को बुरा नहीं मानते, लेकिन मूर्ति पूजा के नाम पर अन्य धर्म की निंदा करना, अन्य धर्म को नीचा दिखाना, अपमानजनक भाषा का उसके प्रति इस्तेमाल करना, इसे गांधी एकदम एक्सेप्ट नहीं करते। और वो कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म किस्म की जो मूर्ति पूजा हमारे समाज में प्रचलन में है, उसके जरिए ये काम किया जाता है। और इसी अर्थ में वो कहते हैं कि मैं मूर्ति भंजक भी हूं। आगे कहते हैं वो, हिंदू मुस्लिम ऐक्य के लिए यह आवश्यक है कि मुसलमान लोग न तो आपद धर्म के तौर पर और न व्यवहार नीति के तौर पर, बल्कि अपने मजहब का एक अंग समझकर दूसरों के मजहब के प्रति तब तक सहिष्णुता बरतें जब तक कि दूसरे लोग अपने अपने मजहबों को सच्चा मानते रहें। और इसी तरह हिंदुओं से भी यह आशा की जाती है कि वे धर्म और ईमान समझकर दूसरों के धर्मों के प्रति उसी सहिष्णुता का परिचय दें, फिर चाहे दूसरों के धर्म उनको कितने ही प्रतिकूल क्यों न मालूम होते हों। इसलिए हिंदुओं को चाहिए कि वे बदला लेने की इच्छा को अपने दिलों में जगह न दें, क्योंकि उस समय जब गुलबर्गा में मंदिर पर हमला हुआ तो लोगों ने कैंपेन किया बदला लेंगे। गांधी कहते हैं कि नहीं, हिंदुओं को चाहिए कि वे बदला लेने की इच्छा को अपने दिलों में जगह न दें। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक हम बदले अर्थात प्रतिहिंसा की नीति की आजमाइश करते आ रहे हैं और अब तक का अनुभव हमें बतलाता है कि वह बुरी तरह बेकार साबित हुई है। ये जो प्रतिहिंसा है, ये भारत की परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा रही है। गांधी इसकी तीखी आलोचना करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि ये एकदम बेकार साबित हुई है। बार बार प्रतिहिंसा हुई है लेकिन बेकार साबित हुई है। इसके जहरीले असर से आज बेतरह छटपटा रहे हैं जो भी हो, पर हिंदुओं को चाहिए कि वे मंदिरों के तोड़े जाने पर भी वे मस्जिदों की ओर अंगुली तक न उठाएं। यदि वे बदले का अवलंबन करेंगे तो उनकी बेड़ियां और भी मजबूत हो जाएंगी और ईश्वर जाने उनका क्या क्या दुर्गत होगी। इसलिए चाहे हजारों मंदिर तोड़ फोड़ कर मिट्टी में क्यों न मिला दिए जाएं, मैं एक भी मस्जिद को न छूऊंगा और इस तरह धर्मांध दीवाने लोगों के तथाकथित धर्म से अपने धर्म को ऊंचा साबित करने की उम्मीद रखूंगा। अलबत्ता यदि मैं यह सुनूंगा कि पुजारी लोग अपने मंदिरों और मूर्तियों की रक्षा करते करते काम आ गए, नहीं मर गए, तो मेरे दिल की कली खिल उठेगी। अनकोट। ये जो पहले मंदिर था अब वहां मस्जिद हो गई, तो इसलिए अब मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया जाए।
मंदिर तोड़ा गया इसलिए बदले में मस्जिद तोड़ी जाए। यह जो फिनोमेना था यह गांधी के जमाने में भी था। गांधी ने इसकी तीखी आलोचना की और कहा कि नहीं, हम मस्जिद की तरफ उंगली नहीं उठाएंगे। उनका यह सेंटेंस है गांधी का, चाहे हजारों मंदिर तोड़ फोड़कर मिट्टी में क्यों न मिला दिए जाएं, मैं एक भी मस्जिद को न छूऊंगा और इस तरह धर्मांध दीवाने लोगों के तथाकथित धर्म से अपने धर्म को ऊंचा साबित करने की उम्मीद न रखूंगा। अब ये बताइए कैसे हो सकता है कि आप एक तरफ बाबरी मस्जिद गिराएं और दूसरी तरफ के गांधी जी हमारे हैं। गांधी जी तो मस्जिद गिराने के लिए खिलाफ थे। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण रेफरेंस है, बहुत ही मजेदार है रेफरेंस। उन्होंने भीमराव अंबेडकर को एक चिट्ठी लिखी 6 अगस्त 1944 को, एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जो कि मैं शेयर करना चाहता हूं और वो काम की चीज है। वो गांधी ने लिखा कि हिंदू मुस्लिम प्रश्न मेरे लिए जिंदगी भर का प्रश्न है। एक समय था जब मैं सोचा करता था कि जब यह समस्या सुलझ जाएगी तब भारत की राजनीतिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अनुभव से मैंने जाना है यह केवल आंशिक रूप से सत्य है। अस्पृश्यता से मैं उसी समय घृणा करने लगा था जब मैं किशोरावस्था में था, लेकिन मेरे लिए यह धार्मिक और सामाजिक सुधार का प्रश्न था, अनटचेबिलिटी। और हालांकि इसका बड़ा राजनीतिक महत्व हो गया है, फिर भी मेरे लिए इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व बहुत अधिक है। लेकिन स्वयं क्षति उठाकर मैं जान पाया हूं कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप और मैं भिन्न मत रखते हैं। और मैं यह भी जानता हूं कि देश के बड़े बड़े राजनीतिक मसलों पर हम दोनों के दृष्टिकोण भिन्न हैं। गांधी और अंबेडकर के दोनों के दृष्टिकोण एकदम अलग थे। यदि हम किसी प्रकार इन दोनों मसलों पर सहमत हो सकें तो यह मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अफसोस की बात कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रश्न पर गांधी और अंबेडकर एक नहीं हो पाए और अनटचेबिलिटी के प्रश्न पर एक नहीं हो पाए। दोनों के दृष्टिकोण अलग हैं। अब हमारे यहां मुश्किल क्या है कि हमारे यहां जो सबसे वोकल सेक्शन पैदा हुआ है पिछले 76 के बाद, 75-76 के बाद, काशीराम फिनोमेना के आने के बाद, उस फिनोमेना ने अंबेडकर की रीडिंग कम की है, अंबेडकर की कुरीडिंग ज्यादा की, नहीं अंबेडकर की कुव्याख्या ज्यादा की है। और इसके चलते हुआ यह है कि एक बहुत ही फैनेटिक किस्म का भावबोध अंबेडकर के पक्ष में तैयार किया गया है। गांधी अब डिस्कोर्स से गायब कर दिए गए। गांधी जो दृष्टिकोण रखते थे उस दृष्टिकोण को लेकर हमने कभी सोचा ही नहीं कि वह दृष्टिकोण हिंदुस्तान की मुख्य धारा का दृष्टिकोण बन जाए। कांग्रेस ने भी उसकी दिल से और दिमाग से कोशिश नहीं की। कम्युनिस्टों ने भी नहीं की। कम्युनिस्ट तो उपहास करते रहे। हिंदी में तो बहुत ही खराब स्थिति है। यशपाल ने, हंसराज रहबर ने और दूसरे लोगों ने बहुत खराब किताबें लिखी गांधी के ऊपर। जैसा कि मैंने एक एपिसोड में कहा भी था कि हम बीच बीच में जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं गांधी के साथ जुड़े हुए उनकी भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि चरखे का है। जैसे मैंने अहिंसा के बारे में बात की तो अहिंसा का मतलब है प्रेम। उसी तरह चरखे का क्या मतलब है? सूत काटना। वो एक सिंबॉलिक है। चरखे का असल संदेश क्या है? उस जमाने में गांधी के सामने एक दिक्कत आई कि एक मिस मेयो नाम की इंटेलेक्चुअल महिला थी। उन्होंने अमेरिकी अखबार में चरखे का उपहास करते हुए
उसकी आलोचना करते हुए बहुत ही गंदा सा एक लेख लिखा। और स्थिति यह थी कि उन्होंने चरखे को एक तरह से बारूद और शोषण के रूप में पेश किया। गांधी ने इसका एकदम उल्टा जवाब दिया। गांधी ने लिखा कि गांधी कैपिटलिज्म के बहुत सख्त खिलाफ थे। दिक्कत यह थी गांधी के पास में कैपिटलिज्म का विकल्प नहीं था, लेकिन चाहते थे कि पूंजीवाद जाए। सो चरखा का विकल्प, चरखा क्यों लाया गया? सूत काटने के लिए नहीं। गांधी चरखा को लाए बारूद और शोषण के विकल्प के तौर पर। बारूद और शोषण के विकल्प के तौर पर मैं इस चीज को अंडरलाइन करना चाहता हूं। चरखा, सूत काटना और खादी कपड़े बुनना, यह उसका एक सामान्य तौर पर सतह पर दिखने वाला रूप है और अर्थ है। गांधी ने लिखा मिस मेयो के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि चरखे के बारे में हमारे दिमाग में जो एक्चुअल मीनिंग था, वो मीनिंग ही गायब कर दिया गया। चरखा किसका विकल्प था? गांधी कहते हैं, मेरे अनुसार यह बारूद की जगह पर है। यह भारत के करोड़ों लोगों को स्वावलंबन और आशा का संदेश देता है, और सचमुच जागरूक हो जाने पर उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। असल में चरखे का संदेश शोषण की भावना की जगह सेवा की भावना को प्रतिष्ठित करना है। पाश्चात्य देशों में, जहां की कैपिटलिज्म का बोलबाला था, पाश्चात्य देशों में शोषण का स्वर ही मुख्य है। मैं नहीं चाहता कि हमारा देश उस भावना अथवा स्वर का अनुकरण करे। अनकोट। शोषण के विकल्प के तौर पर, उपकरण के तौर पर चरखे की परिकल्पना की गई थी। तो एक अच्छा गांधीवादी वह है जो कि शोषण के सभी रूपों का विरोध करे। सूत काटना वो एक सिंबॉलिक चीज थी, लेकिन असल चीज क्या थी कि जो पूंजीवाद ने बारूद की संस्कृति पैदा की थी, युद्ध की संस्कृति पैदा की थी, जिस युद्ध की संस्कृति में और युद्ध के पूरे सरंजाम को जुगाड़ करने में हमारी सरकारें भी लगी रही हैं। तो गांधी के लिए चरखा एक आइडियोलॉजिकल वेपन था बारूद और शोषण के खिलाफ। अब एक अन्य चीज जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, और ये कह के मैं फिलहाल की बातचीत यहीं रोकूंगा मैं। वो ये कि गांधी के बारे में ये बात कही जाती है कि गांधी का कहना यह था कि गांधी बुराई का भी प्रतिरोध नहीं करते थे। जी नहीं, वो कहते हैं ना, गांधीवादी कौन है? अगर कोई आपके एक गाल पे चांटा मारे तो आप दूसरा गाल भी कर दीजिए, वो दूसरे गाल पे चांटा मार दे, आप प्रत्युत्तर मत दीजिए। इसका उत्तर देते हुए गांधी ने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। उन्होंने लिखा कि बुराई का प्रतिरोध मत करो का अभिप्राय मेरे लिए निष्क्रिय प्रतिरोध कभी नहीं रहा। जिसे मैं प्रतिरोध समझता हूं और जो प्रतिरोध मैंने किया है, उसके लिए मैंने निष्क्रिय नाम को गलत माना है। बुराई का प्रतिरोध मत करो, इसकी व्याख्या है कि बुराई का प्रतिरोध बुराई से मत करो, और इसलिए उसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि बुराई का प्रतिरोध अच्छाई से करो। अब किसी ने गाली दी तो आपने भी बदले में गाली दी, किसी ने बदतमीजी की तो आपने भी बदले में बदतमीजी की, किसी ने नीचता की तो आपने भी बदले में नीचता की। तो यह तो बुराई का बुराई से प्रतिरोध करना हुआ। गांधी इस तरह के प्रतिरोध के पक्ष में नहीं थे। सरल भाषा में कहें, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होती।
कीचड़ को साफ करने के लिए स्वच्छ जल की जरूरत होती है। और गांधी ने बुराई के प्रतिरोध के लिए अच्छाई के जरिए बुराई का प्रतिरोध करने का मंत्र दिया और कहा कि मैं निष्क्रिय प्रतिरोध का कभी पक्षधर नहीं रहा हूं। जीवन में हम सबके सामने मुसीबतें आती हैं, सबके सामने तरह तरह की चुनौतियां आती हैं। एक अच्छा मनुष्य वह है जो कि प्रतिकार करते समय, प्रतिरोध करते समय अच्छे विकल्प चुने, घटिया विकल्प न चुने। सेकंड चीज, गांधी निष्क्रिय प्रतिरोध के पक्ष में नहीं थे, वो सक्रिय प्रतिरोध के पक्ष में थे। और ये जो सक्रिय प्रतिरोध है, ये अपने आप में एक बहुत मूल्यवान चीज है। तो गांधी चाहते थे प्रतिरोध किया जाए, बुराई का प्रतिरोध अच्छाई से किया जाए। अगर हम हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं तो क्या करेंगे? मुसलमानों से प्यार करेंगे या मुसलमानों से नफरत करेंगे? भारत को एकजुट रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मुसलमानों से नफरत करेंगे या प्यार करेंगे? और भी ज्यादा बेहतर ढंग से उनके साथ में सम्मान से, प्यार से पेश आएंगे। अभी कर क्या रहे हैं लोग? हेट मॉन्गर्स, घृणा के प्रचारक कर क्या रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो हिंदी में लेखन है, साहित्य का लेखन है, आलोचना का लेखन है, उसमें गांधी के विचारों का कहीं कोई असर ही नहीं है। हिंदी के लेखकों ने विचार ही नहीं किया उस पर। अपने बाद के फेज में एकमात्र रामविलास शर्मा ने विचार किया, और जिन लोगों ने, जो दूसरे हिंदी के लेखक थे जिन्होंने विचार किया, वो नेगेटिव ढंग से विचार किया। यह सच है कि गांधी मार्क्सवादी नहीं थे। यह सच है कि गांधी ने मार्क्सवाद की गहराई से कोई जैसे कहें कि स्टडी नहीं की थी, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ही वो बोल्शेविज्म के पक्षधर मान लिए गए। जैसे अभी हुआ ना हिंदुस्तान में, जो अभी वामपंथियों के ऊपर, कम्युनिस्टों के ऊपर सबसे बड़ा जो तमगा है वो क्या है कि वो धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करते हैं, और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए वो हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हैं। गांधी भी देते थे। अब गांधी को भी कहो टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गांधी के जो विचार हैं, वे विचार ठोस रूप में, जिस रूप में लिखे गए हैं उनके द्वारा, वे लोगों के बीच में जाने चाहिए। क्योंकि गांधी को जो दुर्लभ बना दिया गया है, उसमें इसकी बड़ी भूमिका है कि गांधी को हमने लोगों के बीच में पहुंचने ही नहीं दिया। मूर्तियां लगा दी जगह जगह, नामकरण कर दिए सड़कों के, बिल्डिंगों के, तमाम और चीजों के। लेकिन गांधी के विचार, गांधी के विचारों के पीछे जो एक्चुअल इंटेंशन थी, वे चीजें वे एक सिरे से गायब हो गई। और वो क्यों गायब हो गई? सिर्फ दो चीजें अगर हमारी सरकारों ने की होती तो वो शायद गायब ना होती। गांधी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है सरल जीवन और सादगी। हमने क्या किया कि हमने सरल जीवन और सादगी को छोड़ के हमने कंज्यूमरिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। और कंज्यूमरिज्म को जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो कंज्यूमरिज्म का अपना एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है? झूठी आन बान शान, तड़ाक भड़ाक। तो गांधी बचेंगे कहां से? गांधी के लिए जरूरी है सरल जीवन हो, सादगी हो, कंज्यूमरिज्म से आप दूर रहें। तो कंज्यूमरिज्म से तो दूर रहने के लिए तैयार ही नहीं है।
हमारे यहां तो हालत यह है कि हमारे यहां तो प्रधानमंत्री जो है वो दिन में 15 बार कपड़े बदलते हैं। गांधी एक बार कपड़े बदलते थे। तो अब गांधी को बचाएंगे कैसे आप? मैं सिर्फ एक किस्सा सुना रहा हूं और वो किस्सा सुन के आपको अच्छा लगेगा। 1957 में जब पहली बार कम्युनिस्टों की सरकार बनी केरल में, सारी दुनिया में पहली बार डेमोक्रेसी के जरिए कम्युनिस्ट सत्ता में आए। उसके पहले कभी कहीं किसी भी जगह इलेक्टेड गवर्नमेंट के तौर पर कम्युनिस्टों को मौका नहीं मिला। भारत में राष्ट्रपति थे उस समय बाबू राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, और केरल के मुख्यमंत्री थे ईएमएस नंबूदिरीपाद। ईएमएस नंबूदिरीपाद गांधी के रियल सोल्जर थे। उन्होंने गांधी के साथ काम किया था, उन्होंने कांग्रेस में काम किया था, उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी में काम किया, उसके बाद में वो कम्युनिस्ट बने। ईएमएस के जीवन पर, और ईएमएस के ही क्यों, तमाम कम्युनिस्टों के जीवन पर गांधी के इस सादगी और कम से कम में जीने की आदत का बहुत गहरा असर पड़ा। ईएमएस नंबूदिरीपाद जब मुख्यमंत्री बने तो ईएमएस नंबूदिरीपाद अपनी साइकिल से चीफ मिनिस्टर के ऑफिस जाते थे, और उनकी जो पीछे साइकिल के पीछे कैरियर था उसमें उसका टाइपराइटर बंधा हुआ रहता था। और जो गांधी के निकट सहयोगी थे बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो राष्ट्रपति बने, उनके लिए कारों का काफला खरीदा गया। अब आप बताइए, गांधी की सादगी को कम्युनिस्टों ने सबसे पहले व्यवहार में लागू किया या कांग्रेस ने लागू किया? आप तय करिए। सारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो मंत्री थे उस जमाने में 57 में, वो सब अपने घरों में रहते थे, सरकारी घरों में नहीं रहते थे। और सब अपनी सवारी से जाते थे। गाड़ी वाड़ी तो किसी के पास थी ही नहीं, मुख्यमंत्री के पास ही गाड़ी नहीं थी। संयोग की बात है कि ये जो सरलता और सादगी, ये दो चीजें उस जमाने के कम्युनिस्टों ने सबसे पहले आत्मसात की। कांग्रेस के लोगों ने धीरे धीरे उसे छोड़ दिया। उनके ऊपर पूंजीवाद का गहरा असर हुआ, और पूंजीवाद के गहरे असर, पूंजीवाद का विकास करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है पूंजीवाद के वैल्यूज को अपने अंदर कल्टीवेट करना, जिसे हम कंज्यूमरिज्म कहते हैं। गांधी उपभोक्तावाद के सख्त खिलाफ थे। अगर आप चाहते हैं कि गांधी जिंदा रहें तो उपभोक्तावाद और या वस्तुओं के संसार से आप जितना अपने को बचा सकें, वस्तुओं के दबाव से आप अपने को जितना बचा सकें, उतना ही बेहतर होगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।